हाय स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कक्षा 12 पॉलिटिकल साइंस इन हिंदी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर 2023 के लिए। चलो शुरू करते हैं। मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं CCL क्लास। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले बता देता हूं, आपको क्लास 12 की जितनी भी वीडियोस बनाऊंगा ना मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हरियाणा बोर्ड के लिए 2023 के पेपर के लिए स्पेशली, वो सारी वीडियोस आपको एक प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और ये सारे जो क्वेश्चन आंसर है सारी चीज़ें आपको लिखी हुई भी मिल जाएंगी वेबसाइट के ऊपर cclchapter.com। ठीक है, सर्च कर लेना, गूगल पे मिल जाएगी आपको। लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा सुविधा के लिए। चलो अब शुरू करते हैं क्वेश्चन आंसर को। पहले जो है पेपर मतलब आपको जो है क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने से पहले ना कुछ काम की जानकारी बता देता हूँ जो आप ही के काम आने वाली है। देखो, आपका जो पेपर आएगा ना उसके अंदर कुछ MCQs आएंगे, कुछ आएंगे 1 मार्क्स के सिंपल क्वेश्चंस, मतलब शॉर्ट वाले, यानी कि 1 वर्ड आंसर हो गया या 1 लाइन में, उससे ज़्यादा नहीं होते। उसके बाद आएंगे फिल इन द ब्लैंक, खालिस्तान भरो। उसके बाद आएंगे 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन। उसके बाद आएंगे 4 मार्क्स के क्वेश्चंस और उसके बाद आएंगे 6 मार्क्स के क्वेश्चन। समझ गए? अब यहाँ पे इस वीडियो में इतनी सारी चीजें एक वीडियो में करा दूंगा तो भसड़ मच जाएगी आपके दिमाग में, क्योंकि एक तो देखो मैं उत्तर नहीं करा रहा, आपको भी पता है क्यों नहीं करा रहा, क्योंकि भाई वीडियो बन जाएगी घंटों की और फिर आप देखने वाले हो नहीं उस वीडियो को। आप क्वेश्चंस जो है गाइड से या कहीं से भी अरेंज कर सकते हो, पढ़ सकते हो। अगर मेरे को टाइम मिलेगा तो मैं आंसर्स वगैरह भी लिख दूंगा वेबसाइट के ऊपर। ये सारी चीज़ें जो वेबसाइट पे लिख रखी है, वेबसाइट से ही पढ़ा रहा हूँ अभी फिलहाल मैं आपको। मतलब जितनी भी वीडियोस मैं बनाता हूँ ना, सारी की सारी जो चीज़ें हैं पहले वेबसाइट पे लिखता हूँ, उसके बाद यहाँ पे मतलब वीडियो की फॉर्म में आती है वो। तो अगर आपको जल्दी मतलब कोई वीडियो या कंटेंट देखना रहता है तो वेबसाइट पर विजिट कर लिया करो, वहाँ पे पहले मिल जाएगा आपको अपडेट। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे इस वीडियो में 6 मार्क्स के क्वेश्चन कराऊंगा। अप्रोक्स 43 क्वेश्चन है इस वीडियो में, जो ये वीडियो करा रहा हूँ मैं, इसमें 43 क्वेश्चन है। और ये सारे क्वेश्चंस में कुछ रिपीटेड हैं, कुछ नहीं है। सारी चीज़ें बताऊंगा आपको, टॉपिक वाइज बताऊंगा। मैंने टॉपिक वाइज अरेंज करा है मोस्टली क्वेश्चंस को, कि कौन कौन से टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, बड़े वाले। ठीक है, तो सबकी अलग अलग वीडियो बनेगी, तो ध्यान रखना, प्लेलिस्ट में जाके देख लेना सारी वीडियोस को। फिर ये मत बोलना कि भाई इसका 1 मार्क्स की वीडियो बना दो। अगर बना रखी होगी तो प्लेलिस्ट में मिल जाएगी आपको, अगर नहीं बना रखी फिर आप कमेंट कर सकते हो, फिर मैं बना दूंगा अगर आप मतलब जल्दीबाजी में हो। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। वैसे मैं काम इसी पे कर रहा हूँ फिलहाल के टाइम पे, तो जल्दी निपट जाएगी किताब। अब देखते हैं यहाँ पे पहला क्वेश्चन, वैश्वीकरण का क्या अर्थ है, इसके मुख्य उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। ये जिसके ऊपर मोस्ट इंपोर्टेंट लिख रखा है, इसका मतलब है ये बार बार रिपीट हो रहा है। तो मतलब एक तो लॉन्ग क्वेश्चन है, और मैंने एक चीज कॉमन सी नोटिस करी है, पेपर जो आएगा ना आपका 50% तो इजी आएगा और 50% आएगा हार्ड, जो कि आपकी बैंड बजा सकता है। सो ध्यान से पढ़ना, और जितने क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ ना, इनको एक बार गाइड में से पढ़ लेना, या कहीं से भी, या बुक में आंसर्स हो कहीं भी हो आपके पास में, उनको पढ़ लेना। ठीक है, एटलीस्ट आपको आइडिया होना चाहिए कि ऐसा क्वेश्चन आ गया तो मेरे को किस तरीके से अटेम्प्ट करना रहेगा। तो पहला क्वेश्चन हमारा ये है, वैश्वीकरण का क्या अर्थ है। यानी कि 2 चीजें पूछ रखी है हमसे यहाँ पे। और एक और चीज, 6 मार्क्स के क्वेश्चन में बहुत सारे स्टूडेंट ये गलतियां करेंगे, वो बता देता हूँ आपको। जब भी मौका मिले क्वेश्चन के अंदर, मतलब उत्तर देते टाइम पे, तो अगर पॉइंट बना सकते हो ना, पॉइंट बनाओ। सबसे इजी नंबर मिलते हैं भाई। अगर आपको देखो 6 नंबर का है तो 6 पॉइंट बनाने हैं। ठीक है, 6 पॉइंट मिनिमम है, 6 पॉइंट। ऐसा मत सोचना कि 6 नहीं बनाने, 6 बनाने पड़ेंगे आपको। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है, मतलब कि वैश्वीकरण का क्या अर्थ है, अब ये जो अर्थ है ना, ये प्रोबेबली 1 नंबर में होगा, और 5 पॉइंट आप लिख सकते हो। उद्देश्य, मुख्य उद्देश्य, इसके मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित है, और ऐसे करके आप 5 पॉइंट या 6 पॉइंट बना के लिख सकते हो। आपको श्योरिटी के साथ 6 नंबर मिलेंगे, और लिखना कम पड़ेगा। मैं इसलिए नहीं बता रहा भाई कि 6 नंबर पक्के मिलेंगे, मैं इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि लिखना कम पड़ेगा। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो लिखने के नाम पे 2 पन्ने 3 पन्ने भर देंगे। भाई 6 नंबर देना, एग्जामिनर पक्का देना तेरे को, काट मत लेना नंबर मेरे बेफालतू में। अब उस चक्कर में वो भरते रहते हैं पन्नों को। एक्चुअली एग्जाम्स में हमें पेज भरने नहीं होते, हमें जो क्वेश्चन में पूछा गया सिर्फ वो बताओ और निकल लो वहां से। यहाँ पे 6 पॉइंट बनाने हैं। अगर 6 नंबर का क्वेश्चन है, 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो उसमें 4 पॉइंट बनाने रहेंगे। ऐसे हर एक चैप्टर के, मतलब हर एक टॉपिक के मैं बता भी दूंगा, जब उनकी वीडियो बनाऊंगा ना तो उसमें भी समझा दूंगा ये सारी चीजें। तो अभी फिलहाल आपको बता देता हूँ 6 पॉइंट बनाने आपको, ये या फिर ये खुद भी बोल देंगे इतने पॉइंट बताओ। चलो आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये ध्यान रखना, ये गलती से भी स्किप मत करना ये वाला पोर्शन। ये मतलब ये जो चीज है ना, ये एग्जाम में काटनी नहीं है, कहीं आप फिर से बैठ के पैरा बनाने बैठ गए हो। एक आध क्वेश्चन होता है जिसमें पहरा बनाना होता है, नहीं मेजोरिटी में पॉइंट बना के लिख सकते हो आप। समझो, मैं बता भी दूंगा किस किस में पॉइंट बन सकते हैं।
सो पॉइंटों में उत्तर लिखना, ज्यादा मस्त नंबर मिलते हैं। चलो अगला प्रश्न देखते हैं अभी। वैश्वीकरण की परिभाषा दीजिए, इसकी मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। यानी कि देखो ये सेम सा है, वैश्वीकरण का अर्थ कह लो, परिभाषा कह लो, और इसके मुख्य उद्देश्यों का वर्णन कीजिए, मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। ऑलमोस्ट सिमिलर सा आंसर रहेगा इसका, बट मैंने इसको अलग लिख दिया है, इसीलिए काउंटिंग थोड़ी सी ज्यादा लगेगी आपको, बट मैंने सारी चीजें अच्छे से समझाई, आपको समझाऊंगा इस वीडियो में भी। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। वैश्वीकरण के उद्देश्य के मुख्य कारणों का वर्णन कीजिए। सबसे ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो में, 6 मार्क्स में लॉन्ग क्वेश्चन है ना, सबसे ज्यादा यही क्वेश्चन आया है, सो इसका अच्छे से ध्यान रखना, रट लेना इसको तो बिल्कुल। और ये क्वेश्चन अलग अलग स्टाइल में आ रहा है, देखो तुम। वैश्वीकरण के पक्ष और विपक्ष के कोई 4-4 तर्क दीजिए। यानी कि जब आप इसके, देखो इन्होंने बोल दिया है खुद हमको 4-4 तर्क देने, आपको ये नहीं बकवास छापनी वहां पे कि कुछ भी लिखे जा रहे हो पहरे बना बना के, नहीं भाई। इन्होंने तुमको क्या करना है, पक्ष लिखना है और विपक्ष लिखना है। पक्ष लिख के यहाँ पे 4 पॉइंट, 1 2 3 4, ठीक है, ऐसे लिख दिया। उसके बाद में विपक्ष लिखो और उसके बाद में फिर से 4 पॉइंट ऐसे करके, ठीक है, 1 2 3 4 ऐसे करके लिखोगे। उत्तर इसी में नंबर आते हैं, अच्छे नंबर चाहिए ना आपको, इसी में आएंगे। कुछ स्टूडेंट क्या करेंगे, पक्ष लिखा और उसके बाद में देखो क्या करेंगे, मेरे को पता है भाई, मैंने एक्सपीरियंस कर रखी है चीजें। पक्ष लिखोगे और एक पहरा सा बना के चेप डालोगे यहाँ पे, उसके बाद में विपक्ष लिखोगे। क्या पता आपका पक्ष ही एक पेज में भर रखा हो, उसके बाद आएगा विपक्ष। एग्जामिनर बोलेगा क्या कर रखा है इस बंदे ने, पहले ही 3 नंबर 4 नंबर देके निकल लेगा वो भी। उसके बाद विपक्ष में ऐसे अनसीन पैसेज नहीं बनाने होते, वहां पे पॉइंट बनाओ। जब बोला है इन्होंने तो खुद बोल दिया भाई, अब की बार 4-4 पॉइंट बनाओ। अब यहाँ पे देखो, वैश्वीकरण के पक्ष में तर्क दीजिए। अब ये जो है क्वेश्चन, पक्ष में तर्क दीजिए, 4-4 तर्क देने हैं, लेकिन ये वाला क्वेश्चन अगर अकेला आ रहा है तो आपको 6 तर्क देने पड़ सकते हैं, ठीक है ना, 6 पॉइंट उसके बारे में बनाने पड़ सकते हैं। वैसे ये वैश्वीकरण के नकारात्मक पक्ष का वर्णन कीजिए या सकारात्मक पक्ष का वर्णन कीजिए। यानी कि पक्ष विपक्ष वाली बातें हैं, ये सेम टू सेम है, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव वाली चीजें पूछ लो या फिर पक्ष विपक्ष कह लो, बात एक जैसी सी है। तो सेम सा ही आंसर लिखना है आपको इनमें, मतलब मेन है आपका ये वाला क्वेश्चन। और इसी क्वेश्चन के बोल सकते हो ये बच्चे हैं तीनों क्वेश्चन, और इसमें जो है 4 पॉइंट याद करने के बजाय आपको 6-6 पॉइंट याद करने हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा। एग्जाम में क्वेश्चन ट्विक करके भी पूछेंगे या सिंगल पोर्शन पूछेंगे तो आप एग्जाम में एटलीस्ट कर पाओगे उसको पूरा, ठीक है, ध्यान रखना इस क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वैश्वीकरण के राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक प्रभावों का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्वीकरण के राजनीतिक और आर्थिक आयामों का वर्णन कीजिए। ऑलमोस्ट सिमिलर सा ही है, ज्यादा फर्क नहीं है इसमें भी। वैश्वीकरण के आर्थिक पहलू का वर्णन कीजिए। यहाँ पे देखो तुम एक चीज समझोगे, राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक 3 चीजों के प्रभाव पूछ लिए, फिर हमसे पूछा सिर्फ 2 आयाम, यानी राजनीतिक और आर्थिक आयाम, फिर आर्थिक ही पूछ लिया खाली। तो ऐसी चीजें कर रहे हैं एग्जाम्स में, और ध्यान रखना है आपको, जब भी करो अच्छे से समझो इन टॉपिक्स को, समझोगे तो टैकल कर पाओगे आंसर को, नहीं तो नहीं कर पाओगे, अटक जाओगे तुम। भारत में सांप्रदायिकता की उत्पत्ति और विकास के कारणों का वर्णन कीजिए। भारतीय राजनीति पर सांप्रदायिकता के पड़ने वाले प्रभावों का वर्णन कीजिए, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है इनमें से। अब देखो मैंने सांप्रदायिकता के बेस पे जो भी क्वेश्चन थे, वैश्वीकरण वाले जितने भी थे वो ऊपर मैंने बता दिया आपको। अब आ चुके हैं सांप्रदायिकता वाले, तो ये 2 क्वेश्चन, उसके बाद सांप्रदायिकता का क्या अर्थ है, सांप्रदायिकता के प्रभावों को दूर करने के उपायों का वर्णन कीजिए। अब देखो यहाँ पे जो है ना, ऐसे जो 2 क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पे, एक तो सांप्रदायिकता का क्या अर्थ है, अगला क्वेश्चन बन रहा है सांप्रदायिकता के प्रभावों को दूर करने के उपायों का वर्णन कीजिए। अब इसमें क्या होता है एक्चुअली में, जब अर्थ पूछते हैं ना किसी चीज का, ये 1 या 2 मार्क्स का होता है, और ये जो पोर्शन है ये 4 से 5 नंबर का होता है। ऐसे क्वेश्चन बनाते हैं वो लोग, तो इसमें थोड़ा सा कम लिखना रहता है, 4-5 पॉइंट आपको बनाने रहते हैं, 6 पॉइंट बनाने की फिर जरूरत नहीं रहती, जब शुरुआत में किसी चीज का अर्थ वगैरह पूछ लेते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। विश्व राजनीति में पर्यावरण। अब पर्यावरण को लेकर भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके पर्यावरण वाले, देखो मैंने टॉपिक वाइज इसीलिए करे हैं ताकि आपको जो है चैप्टर्स में ढूंढने में दिक्कत ना होगी, भाई कौन से चैप्टर से आ रहा है। आपने चैप्टर्स पढ़ रखे हैं ऑलरेडी, है ना, तो चैप्टर्स में आपको पता होगा। अब मैंने पढ़ा नहीं है, मेरे को काफी अरसा बीत चुका है, तो मेरे को ढूंढने में, एक चैप्टर ढूंढने में दिक्कत आएगी कि भाई ये चैप्टर कौन सा वाला, ये कौन से को चैप्टर से आया है। बट आपने पढ़ रखे हैं तो आप इजीली इनको अरेंज कर पाओगे, इसीलिए मैंने जो है मार्क्स वाइज अरेंज करा है इन क्वेश्चंस को, ताकि आप तो ढूंढ पाओगे, मेरे को टाइम लगेगा और वीडियो जिसकी वजह से बहुत लेट हो जाएगी। सो मैंने इस तरीके से आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ ये। अब यहाँ पे है हमारा पर्यावरण वाला टॉपिक। देखो, विश्व राजनीति में पर्यावरण की चिंता के प्रमुख कारणों का वर्णन कीजिए। ऐसे क्वेश्चन जब कारण वगैरह रीजंस पूछे जाते हैं ना, कारण या उपाय, ऐसी चीजों में पॉइंट बनाने ही बनाने हैं, गलती से भी पॉइंट स्किप मत कर देना, पॉइंट बना के उत्तर लिखना आपको। भारत में पर्यावरण संरक्षण संबंधित 6 उपायों का वर्णन कीजिए कि पर्यावरण का संरक्षण आप कैसे कर सकते हैं, 6 तरीके आपको बताने हैं।
पर्यावरण की सुरक्षा के विभिन्न उपायों का वर्णन कीजिए। विभिन्न उपायों में मतलब है कि यहाँ पे कम से कम आपको 6 पॉइंट लिखने हैं, यहाँ पे भी पॉइंट बनाने हैं, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। पर्यावरण संरक्षण के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर किए गए प्रयासों का वर्णन कीजिए कि अंतरराष्ट्रीय लेवल पे क्या-क्या प्रयास किए गए थे। पर्यावरण से आपका क्या अभिप्राय है? पर्यावरण प्रदूषण के मुख्य प्रभावों का वर्णन कीजिए। अब ये देखो जो अभिप्राय पूछा ये प्रोबेबली 1 मार्क्स में होगा और ये 5 मार्क्स में होगा। तो ऐसे जो है डिवाइड हो जाता है जब क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन आ जाते हैं। लेकिन अगर सिंपल एक ही क्वेश्चन है तो आपको जो है पूरे 6 पॉइंट बना के लिखने रहते हैं फिर आपको। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। पर्यावरण प्रदूषण के लिए उत्तरदायी तत्वों का वर्णन कीजिए। ठीक है, यानी कि कौन-कौन से तत्व हैं जो उत्तरदायी है, कौन से कारण वगैरह है। मतलब ऑलमोस्ट जो आंसर्स है ना ये पर्यावरण वाले ऑलमोस्ट सेम से, ये ज्यादा फर्क नहीं है। मतलब बेसिकली 2 या 3% पढ़ोगे आपको सारे समझ आ जाएंगे कि सारों का उत्तर तो सेम साइड टेपना यार। चलो आगे बढ़ते हैं। भारतीय गुट निरपेक्षता, अब ये गुट निरपेक्षता वाले जितने पर्सन हैं वो मैंने इकट्ठे करे हैं। भारतीय गुट निरपेक्षता के स्वरूप का वर्णन कीजिए कि कैसे क्या काम करता है वो चीजें। अब उसके बाद में अगला जो क्वेश्चन है, गुट निरपेक्ष आंदोलन के मुख्य सिद्धांतों का वर्णन कीजिए कि कौन कौन से सिद्धांत उसमें काम करते हैं। गुट निरपेक्ष आंदोलन से आप क्या समझते हैं, इसके मुख्य सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। अब यहाँ पे एक चीज समझोगे तुम, ये जो क्वेश्चन है ना मैं इसको और करके यहाँ पे ऐसे और करके और इसके नीचे लिख देता, आप सब अटक जाते फिर भाई इसका उत्तर तो मैच नहीं कर रहा गाइडो में। देखो एक्चुअली ये गुट निरपेक्ष आंदोलन के मुख्य सिद्धांत पूछ रखे ना, इसके मुख्य सिद्धांत एक ही चीज है ये, ठीक है ना। यानी कि ये चीज इसमें बस इस क्वेश्चन में ना 19वें क्वेश्चन में सिर्फ ये पूछा है इसकी डेफिनेशन कि इससे आप क्या समझते हैं। उसके बाद जो मुख्य सिद्धांत है वो इसमें भी सेम लिखने हैं, इसमें भी सेम लिखने हैं। इसीलिए मैंने टॉपिक वाइज अरेंज करे हैं ताकि तुम पढ़ोगे तुम्हें समझ आ जाएगा कि भाई सेम सा उत्तर है, ज्यादा फर्क नहीं है उत्तरों में। इसीलिए मैंने गिनती में ज्यादा वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करा कि भाई गिनती ज्यादा लग रही होगी आपको, बस लगेगी वो ज्यादा। जब पढ़ने बैठोगे आपको आधे क्वेश्चन, एक क्वेश्चन पढ़ोगे 2 के उत्तर निकल जाएंगे आपके। तो ऐसा काम होने वाला है। बस आपको फिर एडिशनल डेफिनेशन पूछ लेते हैं वो लोग, कई बार डेफिनेशन नहीं पूछते हैं, ऐसा सीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राजनीति पर गठबंधन सरकार, अब गठबंधन सरकार को लेके भी कुछ क्वेश्चन जो बनते हैं वो देख लो तुम। तो भारतीय राजनीति पर गठबंधन सरकार के पड़ने वाले प्रभावों का वर्णन कीजिए। भारत में गठबंधन सरकार की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी कारणों का वर्णन कीजिए। अब देखो ये प्रभाव हो गए, कारण हो गए, इनमें पॉइंट बनाने ही बनाने, कहीं ऐसा मत सोचना कि पहरा बनाना है हमको तो अनसीन पैसेज ऐसे भर के आना उधर, ऐसा कुछ नहीं होता भाई। अगर तुम प्रॉपर पॉइंट बना के लिखोगे ना नंबर आएंगे, गारंटीड बढ़िया नंबर आएंगे फिर। भारत में गठबंधन की राजनीति का क्या अर्थ है, गठबंधन सरकार का भारतीय राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ा, तो वो हमको बताना है। गठबंधन सरकार के विभिन्न रूपों का वर्णन कीजिए, कैसे क्या गठबंधन होते हैं, अलग अलग प्रकार वगैरह। गठबंधन सरकार से आप क्या समझते हैं, इसके मुख्य लक्षणों का वर्णन कीजिए। अब देखो थोड़ी देर पहले एक और क्वेश्चन आया था यही कोई ऐसा सही कोई क्वेश्चन, अच्छा वो गुट निरपेक्ष था क्या, चलो कोई ना। तो ऐसे ही जो है देखो ऐसे क्वेश्चन बन रहे हैं, या तो आपसे पूछेंगे गठबंधन सरकार के मुख्य लक्षणों का वर्णन कीजिए, या इसमें एडिशनल डेफिनेशन पूछ लेते हैं, गठबंधन सरकार से आप क्या समझते हैं, लक्षण बता दो। मतलब क्वेश्चन की फीलिंग जो है ऑलमोस्ट सेम ही रहती है, टॉपिक वाइज टॉपिक समझने आपको। गठबंधन सरकार की सफलता हेतु मुख्य सुझावों का वर्णन कीजिए। अब आते हैं शीत युद्ध के ऊपर। शीत युद्ध में से कुछ खास आता नहीं है। शीत युद्ध उत्पन्न होने के मूलभूत कारणों का वर्णन कीजिए। शीत युद्ध के से आप क्या समझते हैं, इसके प्रमुख लक्षणों का उल्लेख कीजिए। देखो पर मूलभूत कारण हो गए, लक्षण हो गए, सेम से ही बातें हैं, मतलब मर्ज हो जाते हैं दोनों क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन बना देता मैं। लेकिन दिक्कत ये होती है कि भाई फिर तुम अटक जाओगे कि गाइड में ये मैच नहीं कर रहा हमारा, वो नहीं है। जो समझ जाएंगे, एक पढ़ोगे ना दूसरे का उत्तर आपको समझ आ जाएगा कि इसमें भी यही लिखना होता है। तो इसीलिए गिनती ज्यादा लग रही है आपको फिर भी। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे जो है राष्ट्र निर्माण को लेके क्वेश्चन जो आते हैं, राष्ट्र निर्माण वाला जो टॉपिक है ना उनमें से कैसे क्वेश्चन आते हैं। राष्ट्र निर्माण के मार्ग में आने वाली बाधाओं को दूर करने के उपायों का वर्णन कीजिए कि जो रास्ते में कठिनाइयां आ रही है वो कैसे दूर कर सकते हैं हम। राष्ट्र की परिभाषा दीजिए और राष्ट्र निर्माण के मुख्य तत्वों का उल्लेख कीजिए कि कौन कौन से तत्व जो है राष्ट्र निर्माण में सहायक होते हैं वो चीजें। राष्ट्र निर्माण के मार्ग में आने वाले बाधक तत्वों का वर्णन कीजिए। ये तो महत्वपूर्ण तत्व टाइप में पूछ लिया उन्होंने, यहाँ पे पूछ लिया कि कौन से तत्व हैं जो उनको बढ़ने से रोकते हैं। राष्ट्र निर्माण के प्रमुख तत्वों का वर्णन कीजिए। अब ये मुख्य तत्व कह लो, प्रमुख तत्व कह लो, फर्क क्या होता है। राष्ट्र निर्माण के मुख्य तत्वों का उल्लेख कीजिए, वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन और 31वां क्वेश्चन और 29वां क्वेश्चन ऑलमोस्ट सेम सा ही उत्तर है। ये वाले पोर्शन से थोड़ा साफ कर देता हूँ। ये वाला जो पोर्शन लिखोगे ना आप, क्योंकि परिभाषा तो क्या होता है एक्चुअली में, एक नंबर की परिभाषा होती है
है, बाकी यही छापना होता है पूरा उत्तर तो। और वही सेम चीज़ यहाँ पे भी आपसे पूछ ली, यहाँ पे 5 पॉइंट लिखने होंगे आपको, 5 से 6 भी, 6 ही याद कर लेना ऐसी चीज़ों में। जब ऐसे परिभाषा वाला दे ना, 6 पॉइंट ही याद करना, अच्छा रहेगा आपके लिए। उसके बाद में यहीं पे सेम क्वेश्चन आपको 6 नंबर में वैसे दे दिया सीधा ही। अगला प्रश्न देखते हैं, नई अंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। अब देखो यहाँ पे जो है ना, अब जो क्वेश्चन है अभी तक तो मैंने आपको दिखाया टॉपिक वाइज की, टॉपिक इस टॉपिक से ऐसे ऐसे क्वेश्चन बन रहे हैं। अब यहाँ पे जो है कुछ रैंडम क्वेश्चंस भी है जो इधर उधर से उठा लेते हैं कहीं से भी। अब इनका मेरे को आइडिया नहीं कौन कौन से चैप्टर से ढूंढने में बहुत टाइम खोटी होती, तो मैंने सीधे लिख दिए लास्ट में, ठीक है। चलो शुरुआत वाले पे ज़्यादा ध्यान रखना है, शुरुआत वाले जो भी तब क्वेश्चन कराए ना मैंने राष्ट्र निर्माण तक, ये वाले क्वेश्चन तक, इन पे खासा ध्यान रखना पड़ेगा आपको, ये ज़्यादा रिपीटेड रहते हैं। और नीचे वाले रैंडमली कोई भी एक क्वेश्चन दे दिया जाता है। अब ये चीज़ भी ध्यान रखने की, ऑप्शनल आते हैं क्वेश्चन ऐसा नहीं होता कि आपको जो है 1% देंगे और भाई लिख इसका 6 नंबर में है इसी का उत्तर लिख दूं, ऐसा नहीं होता। आपको और करके और एक और क्वेश्चन देंगे, 2 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना रहता है, मतलब 12 नंबर के आएंगे, 6 नंबर के, इसीलिए मैं बता रहा था, इसीलिए मैंने अलग से सारी चीज़ों की वीडियो बनाई है, सारी चीज़ें समझ में आए आपको। तो 12 नंबर के आएंगे, 2 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, यानी कि 6 नंबर का एक क्वेश्चन जिसमें ऑप्शन रहेगा सेम ऐसे, उसके बाद एक और नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा उसमें भी सेम ऐसे ही ऑप्शन रहेगा 6 नंबर का, ठीक है। 2 क्वेश्चन आएंगे तो ध्यान से पढ़ लेना, इस पोर्शन में से अच्छे नंबर ले सकते हो तुम आराम से। और टॉपिक ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, 2-4 टॉपिक है गिने चुने से, उनको अच्छे से पढ़ लेना बस तुम। वैश्वीकरण वाले पे सबसे ज्यादा ध्यान देना है, उसमें से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, 4 मार्क्स के भी आते हैं, 2 मार्क्स के भी, 1 मार्क्स के भी, सारे टाइप के क्वेश्चन आते हैं वैश्वीकरण वाले टॉपिक से, तो उसको थोड़ा अच्छे से पढ़ लेना, बहुत ज्यादा अच्छे से, बिल्कुल ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। संसाधनों की विश्व राजनीति में भूमिका का वर्णन कीजिए, कि संसाधन क्या भूमिका निभाते हैं। भारत की दलीय प्रणाली की मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। भारत में विरोधी दल की क्या भूमिका है, इसका संक्षेप में वर्णन कीजिए। जो ओपोजिशन पार्टी होती है तो उनका क्या रोल रहता है वो बताना है। अब यहाँ पे जो है भारत विभाजन को लेके भी 2 ही क्वेश्चन आए अभी तक एग्जाम में। भारत विभाजन के अच्छे और बुरे परिणामों का वर्णन कीजिए। भारत विभाजन से उत्पन्न समस्याओं का वर्णन कीजिए। देखो ये कहानियां हैं टोटल, ये विभाजन हुआ, क्या पंगे हुए, क्या सीन हुआ, अब वो सारी चीजें आप अपने पास से भी एक्सप्लेन कर सकते हो। आपने ये सारी चीजें देखी होंगी, क्या क्या तकलीफें उनको सहन करी होंगी। कुछ टॉपिक्स आप पहले से पढ़ते आ रहे हो, हिस्ट्री में पढ़ लिया, कभी पॉलिटिकल में, कभी इधर उधर, तो वो टॉपिक्स भी आते हैं। और कॉमन क्वेश्चंस भी आते हैं बहुत बार, तो वो 1 मार्क्स में आएंगे कॉमन क्वेश्चन, जो कि नए ताजे ताजे क्वेश्चन आते हैं फ्रेश, वो बता दूंगा जब मैं वो क्वेश्चंस कराऊंगा, ठीक है। स्वतंत्र भारत के सामने मुख्य चुनौतियां क्या थी, जब आजाद हो गया ना भारत, तो तब क्या क्या दिक्कतें फेस करनी पड़ी। भाषा पर राजनीतिक विवाद की समस्या का वर्णन कीजिए, कि जो भाषा है उसको लेकर कैसे राजनीतिक विवाद रहे और क्या पंगे हुए वो बताना है। मूलवासी से क्या अभिप्राय है, मूलवासियों के अधिकार कौन कौन से हैं। 1990 के बाद भारतीय राजनीति में उभरती प्रवृत्तियों का वर्णन कीजिए। विकास से आप क्या समझते हैं, विकास के विभिन्न उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। भारत की विदेश नीति के मुख्य सिद्धांतों की व्याख्या कीजिए। अब ये क्वेश्चन जो है टॉपिक से भटकते हुए कहीं रैंडमली किधर से भी उठा के ले आ रहे हैं एक आध बार, बट ज्यादातर क्वेश्चन जो है टॉपिक के रेंज है, जो शुरुआत में मैंने दिखाया ना वो टॉपिक के रेंज थे, ये क्वेश्चन जो है वो बिना टॉपिक के रेंज है। तो ये हमारे टोटल क्वेश्चन थे जो कि 6 मार्क्स के लॉन्ग क्वेश्चन अभी तक एग्जाम्स में आए थे, वो सारे क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए हैं। अब इनके उत्तर जो है आपको अपनी गाइड वगैरह से कहीं से भी पढ़ लेना, बट एक बार मैं मेरी रिकमेंडेशन से एक बार सारों को पढ़ लेना, क्योंकि मेजोरिटी जो टॉपिक्स है ना वो आपके कवर अप हो चुके हैं, और अब जो है इनमें से रिपीट होने के चांसेस ज्यादा रहेंगे, सो अच्छे से पढ़ लेना इनको, ठीक है। चलो आई होप वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, और जिसने सब्सक्राइब नहीं कर रखा ना, तुम बस आते हो वीडियो देख रहे हो मजे ले रहे हो भाई, सब्सक्राइब भी कर दिया यार, सब्सक्राइब नहीं करते तुम बिल्कुल भी, कर दो यार सब्सक्राइब। चलो मिलते हैं नई वीडियो में, बाय बाय।